नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम की जो योगा डे पे लोगों ने यहां पर न्यूयॉर्क में देखा है। जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त रिस्पांस यहां पर देखने को मिला। हमने लोगों से बात की, हमने कार्यक्रम कवर किया, प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये कवर किया और बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल योगा डे पर यह कार्यक्रम जो है वो बहुत अलग अलग रंग लेकर आया और जब मैंने इसे कवर किया है तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी हैं जो मुझे आज आपको पाठशाला के इस चैप्टर में बताना ही चाहिए और आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा लोगों के सेंटिमेंट्स। यहाँ राहुल गांधी, केजरीवाल, इनको लेकर क्या है, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या है, भारत को लेकर सोच क्या है, इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इस इंटरनेशनल योग डे पर भी कांग्रेस जो है वो पॉलिटिक्स करना नहीं भूली और कहां से उनको जवाब मिला अपनी ही पार्टी से। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके पहले मैं जरा आपको कुछ युवाओं से मिलाऊं। ये पाठशाला की एक अच्छी चीज हमें ये दिख रही है कि अमेरिका की सड़कों पर पाठशाला के बहुत सारे दर्शक मिल जा रहे हैं। आप लोग भी पाठशाला देखते हैं? हाँ, हम रोज देखते हैं। इंडिया का नंबर 1 शो और नंबर 1 एंकर। नंबर 1 शो तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। पाठशाला में क्या अच्छा लगता है आपको? हमें आप जिस तरीके से बोर्ड पे सब लिखते हो और जो एकदम क्लियर तरीके से सब समझाते हो, हमें वही बहुत पसंद है। ओ वाह। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 21 साल है। 21? आपकी? 26 साल। 26 साल। 15, 21 और 26 साल के युवा जो है वो पाठशाला देखते हैं। और पाठशाला में का कौन सा एपिसोड कुछ याद है आपको जो बहुत अच्छा लगा? केजरीवाल एक्सपोज है जो शीश महल वाला, वो सबसे वाला बेस्ट है। शीश महल। तो वो देख के आपको क्या लगा? मतलब कितना करप्शन है, कितना देश में, और आप ऑनेस्ट जर्नलिस्ट सब एक्सपोज कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं यूथ उनके साथ खड़ा है। नहीं सर, यूथ उनके साथ नहीं है सर। यूथ केजरीवाल के साथ जरा भी नहीं है। वो सब उनका पेड प्रोपेगेंडा है। जो यूथ है मोदी जी के साथ है और 2024 में मोदी जी को प्रचंड बहुमत से हम जिताएंगे। ओ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठशाला देखते रहना, छोड़ना नहीं है। फुल अटेंडेंस। गुड वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पाठशाला को लेकर ये जो प्यार मिल रहा है ये दुनिया के हर कोने से आ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी जो प्यार मिल रहा है वो दुनिया के हर हिस्से से आता हुआ दिखता है। और आज भी यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब योगा डे के लिए पहुंचे हैं तो बड़े स्पोर्टी लुक में नजर आ रहे थे। मतलब अमूमन आप उनको देखते हैं कि गोल गले वाली बंडी पहनते हैं, तो कभी कभार विदेश जाते हैं तो सूट पहनते हैं, लेकिन योगा डे के लिए उनकी एक खास ड्रेस है जो व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट पैंट और एक गले में पटका वो लेते हैं योगा डे का, जिसपे लोगो बना हुआ होता है। वही लुक आज उनका नजर आया। और प्रधानमंत्री भी बहुत उत्साहित है क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि जिस योगा को दुनिया में फैलाना और भारत के इस योग के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो, भारत बड़े भाई की भूमिका में नजर आए, वो आज तस्वीरें दुनिया देखेगा, ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने कहा क्या वो आपको बताता हूं। उससे पहले, इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले हमने बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो उनसे हमने बातचीत की, उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आप क्यों आए हैं, योग करने आए हैं, मोदी जी को देखने आए हैं। तो बातचीत जब होने लगी तो तरह तरह की बातें निकलने लगी। उसमें राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ कि भाई राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी देश को तोड़ रहे हैं, मोदी जी योग करा रहे हैं, लेकिन देश को योग नहीं, देश को घटा रहे हैं, देश में जो है लोगों को तोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है क्या या यूएस में लोगों को, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी होके गए थे। फिर बात निकली तो केजरीवाल जी पर भी चली गई। मैं आपको थोड़ा सा पहले योग दिवस पर बात करूं, उससे पहले केजरीवाल, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का अमेरिका की जनता के बीच जो लाइव टेस्ट हुआ है उनकी रेटिंग का, वो रेटिंग टेस्ट दिखाता हूं। इस वक्त हम यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं और अगर आप ये गहमा गहमी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की सरजमी पर ये जो योगा डे का कार्यक्रम है, ये कितना लोग इसका इंतजार कर रहे थे। हर तरफ से लोग आए हुए हैं, अमेरिका से, भारत से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, और यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर गोपाल यहाँ आए, कुछ लोगों से हम बातचीत करके आपको बताते हैं। लोकेश मुनि जी हमारे साथ हैं, उनसे तो बात करेंगे ही। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आप यहीं से हैं सर? या हम लॉन्ग आइलैंड से इधर, यहीं से हैं? न्यूयॉर्क से। या अच्छा, योगा करते हैं आप? आई एम डूइंग एवरी डे। हिंदी बोलिए सर, हिंदी आसन कीजिए आप। या ओके। हम एवरी हर रोज
100 योगा प्राणायाम करते हैं हाँ। और 600 कपाल भाती करते हैं। आप करती है मैडम? या मैं करती नहीं हूँ, मगर आज से मैंने स्टार्ट करने का अच्छा, आज ही से इरादा करेंगी? लिया। आज क्यों लिया? क्योंकि सब लोग करते हैं और मोदी का तो वो तो करते ही है, तो आज से मैंने नक्की किया है कि मैं जरूर योगा करूँ। यहाँ आई किसने ये बताइए पहले? हम पहले यहाँ आए, मोदी जी और योगा दोनों के लिए आए हैं। अंदर जाके फिर नंबर कपड़े 1 पे कौन है? मोदी जी नंबर 1 पे, योगा नंबर 1 पे? नहीं, मोदी जी योगा तो हम घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी इज सिंबॉलिक, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग ए पीस इन द वर्ल्ड, ही वांट टू यूनाइट द वर्ल्ड बाय द मीडिया। यूनाइट द वर्ल्ड, वहाँ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी केजरीवाल की तोड़ दिए, मोदी जी सब तोड़ रहे हैं। वो तोड़ दिए सब कुछ। और आप देखना, और अभी मोदी जी वापस आएंगे ही, आएंगे 100%। जो चलता नहीं है ना वो बिकता नहीं है, इसीलिए वो जो आपने अभी बोला ना राहुल गांधी का, वो चलता जो वो चलता नहीं है, वो बिकता नहीं है। आप समझे? हाँ, ये है। तो राहुल गांधी को कौन सा आसन करना चाहिए? नहीं वो आसन, वो हाँ, ब्रेन का राहुल जी ही हैव नो आसन एंड ही हैव नो माइंड। ऐसा मत बोलिए, विपक्ष के बड़े नेता हैं। शांत जी, मोदी जी हमारे देश का गौरव है और शीर्षासन करना चाहिए, जो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, यूथ है हमारे साथ। अभी आप बताइए, आप लोग करते हैं योगा? हम लोग घर पे करते हैं। घर पे करते हैं। कौन सा आसन करते हैं? ये श्रवण आसन। कौन सा? शवासन। सो जाते हैं उसमें? कपाल भाती। मुझे ये बताइए। अरे हम मोदी जी को इधर मिलने को आए, हम बहुत बड़े फैन है, उसको सपोर्ट करने को इधर मोदी जी के फैन, पर आपकी उम्र के लोगों के लिए सुपर हीरो तो कोई और होता है, नेता कैसे होगा? नहीं वो जो देश बदलता है वो हमारे लिए सुपर हीरो है। तो राहुल गांधी, क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी जी को इटली आसन करना चाहिए, तो वो यहाँ से सीधा भारत से इटली चले जाएं। हमको भारत में हमारे लिए सुपर हीरो, बिकॉज उन्होंने सुपर हीरो की तरह पाकिस्तान को 2 बार धोया है, सर्जिकल स्ट्राइक करके। यूथ पे ये सब असर। जी। आप लोगों की उम्र क्या है? मैं 15 साल का हूँ। और 26 साल। 26 साल, 15 साल। तो ये बताइए, आप लोग जब राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी, तो उसका असर आप पे नहीं पड़ता? राहुल गांधी भी तो यूथ के नेता कहे वो यूथ नहीं, वो 50 इयर्स के है और उनके फैमिली ने इमरजेंसी कायम की, तो वो डेमोक्रेसी की बात कर ही नहीं सकते ऐसा। ये आदमी झूठा है, वो फ्री बिजली देते हैं, आदमी फ्री पानी झूठा। देते हैं। हाँ, बस वही तो बात है ना। हाँ। और कांग्रेस उसका कॉपी कर रही है आजकल। हाँ। वो भी फ्री देने शुरू हो गई तो है। आप लोग को नहीं लगता हमको भी फ्री में मिलता? नहीं। क्यों? मुफ्त फ्री वाला अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? मैडम को अच्छा लगता है फ्री वाला? मेरे को तो कुछ नहीं अच्छा लगता। अरे आप लोग जाते हैं फ्री में, धनिया नहीं लेते? नहीं, फ्री में धनिया लेते हैं, फिर बाद में स्टेट को डूबे देते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आरव। हाँ? आरव। ये क्या बना के लाए हो? वेलकम मोदी जी, और जो बाइडन की फोटो है और मोदी जी की फोटो है, और ये क्या है? BY भाई, अपना नाम नहीं लिखे। भूल गए। कोई नहीं, मैंने टीवी पे बता दिया, ये आरव ने बनाया है और आपको ट्विटर पे भी डाल देंगे, तो मोदी जी को टैग कर देंगे, मोदी जी तक पहुंच जाएगा। फोटो तो दिखाओ, मोदी जी का फोल्ड कर दिया। अच्छा आरव, ये बताओ कि तुम ये क्यों बनाए? टू वेलकम मोदी जी। तुम मोदी जी को देखते हो? अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं? अच्छे। क्यों अच्छे लगते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सॉरी? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसलिए अच्छे लगते हैं। तो ये आप जो लोगों का सेंटिमेंट देख रहे हैं, ये जो आम लोग अमेरिका की सड़कों पर मिल रहे हैं उनसे बातचीत है, जो कार्यक्रम में आ रहे हैं उनसे बातचीत है, जो इधर उधर लोग मिल जा रहे हैं उनसे बातचीत है। और वो सारे लोग भाई यहाँ आके राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। लोग उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। केजरीवाल जी भारत में अपना फ्री वाला मॉडल बेच रहे हैं, यहाँ अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उनको लगता है ये इंडिया को बर्बाद कर देगा, तो वो केजरीवाल जी का वो मॉडल नहीं चल रहा। ऊपर से लोगों ने पाठशाला में, टाइम्स नाउ नवभारत पे शीश महल देख लिया, तो उनका जो भी थोड़ा बहुत भ्रम था केजरीवाल जी को लेकर, वो कहते हैं वो भी टूट गया है। अब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो जो है भारत को आगे ले जा सकते हैं। भारत को आगे ले जाने के लिए उनके मन में एक ही नाम जो है वो बस गया है, ऐसा लगता है वो लैमिनेट हो गया, और वो है नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी भी जब लोगों से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो उनका विजन क्लियर दिखता है उनको। जो मैं आपसे कई बार कहता हूं, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जाते हैं, बाहर जाते हैं और उसके बाद वो अपनी ब्रांडिंग शुरू करते हैं। बॉस, अपनी ब्रांडिंग नहीं करते, वो इंडिया की ब्रांडिंग करते हैं। और ये जो योगा डे भी हो रहा है और उसमें इंडिया लीड कर रहा है, 2014 में शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा, आज भी वो कार्यक्रम करते हुए दुनिया को ये याद दिला रहे हैं कि भैया इंडिया का है योगा। देखो, हमारे पास ये था, हमारे ऋषियों मुनियों के पास था, तुम्हारे पास नहीं था। तुम विकास के पीछे भागते रहे लेकिन अपने आप को भूल गए।
तो वो कनेक्ट अपने आप से नहीं करोगे तो फिर इसी तरीके की हालत होगी कि तुम्हारे यहाँ जो है वो अमीर से अमीर आदमी जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और गरीब जो है वो सड़क पर खाने के लिए बैठा हुआ है। मध्यम वर्ग के लोग सड़क पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कोई खाना दे जाए। वो रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज पीएम मोदी ने क्या कहा है, कैसे बड़े बड़े देशों के जो प्रतिनिधि थे वो बैठकर सुन रहे थे पीएम मोदी को और क्या माहौल था वहां पर, जरा एक उस पर रिपोर्ट देखिए फिर आगे की बात। योगा इज फ्री फ्रॉम कॉपीराइट, free from patents and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths and for all cultures. योगा इज ट्रूली यूनिवर्सल। तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाऊं कि ये पूरा जो समूह है जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने सुनने के लिए आया था और योग करने आया था। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस भीड़ के बीच में मौजूद रहकर योगा करने जा रहे हैं। मंच पर कुछ बच्चे हैं जो कि योग कराने जा रहे हैं, अलग अलग आसन कराएंगे और यहाँ जो लोग हैं उनसे कहा गया है कि आप उसको फॉलो करें। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो है वो अनुलोम विलोम से शुरुआत होने जा रही है या कपालभाति, दोनों में से कोई एक होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके साथ बैठकर और योगा करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई बड़ी सेलिब्रिटीज जैसे हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विकास खन्ना जो कि मशहूर शेफ हैं भारत के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज को और बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और छोटे छोटे बच्चे देखिए, एक माता जी जो हैं वो अपने बच्चे को प्रैम में लेकर आई थी, उसको भी मैट पर बैठाकर जो है वो योगा करवा रही हैं, उसकी भी तस्वीर है। बहुत ही कमाल का इस वक्त यहाँ माहौल जो है वो नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। पहले हमारी ये चीजें हैं, हमारे पास इतना बहुत खूबसूरत योग मौजूद है, हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है, इसको इस तरह से प्रसारित करने का ख्याल दूसरे नेताओं के मन में नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अपनी चीज का प्रचार प्रसार आप खुद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन मानेगा, कौन समझेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये दिया कि ये भारत का गिफ्ट है, लीजिए। योग करके हमारे यहाँ बड़े बड़े योगी जो हैं उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। अब दुनिया के लिए वक्त है कि हम एकजुट होकर इस बुरे और संकट के वक्त से बाहर निकले और उसके लिए भी योग जो है वो बड़ा जरिया बन सकता है। ये तस्वीर निकल कर आ रही है यहाँ पर। इस योग के कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए बीच में मौजूद और यहाँ पर ये कार्यक्रम बढ़ता हुआ, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच में बैठे हुए लोग, और वहाँ उनको मंच से जो योग करा रही हैं वो समझाती हुई कि आप खुद जॉय हैं, आप खुद जो है वो खुशी का स्रोत है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये सड़क के दो हिस्सों को कनेक्ट करता है, लेकिन जिस योग की चर्चा हो रही है, जिस योग की बात हो रही है, वो आपके दिमाग और मन दोनों को कनेक्ट करता है। तो जिस वक्त दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर योगमय हो रही थी, दुनिया जिस वक्त अनुलोम विलोम कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है वो ऐसे नहीं मंच पर बल्कि लोगों के बीच जाकर बैठ गए और वहां पर योग कर रहे थे। तो जो बच्चे मंच से योगा करा रहे थे उनसे फिर प्रधानमंत्री मिलने के लिए गए और आपने देखा है कि बच्चों से उनका कनेक्ट है ही।
वो 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, दूसरा कार्यक्रम हो, एकदम से निकल जाते हैं सिक्योरिटी छोड़कर और बच्चों से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, जो बच्चे योग करा रहे थे, योग का कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री उनसे जाकर मिले, उसकी तस्वीरें हमने देखी। अच्छा, बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी आकर मिल रहे हैं। उसके बाद वहां पर एक रिकॉर्ड भी बन गया। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को जिस तरह से एक तरह से कोशिश कर रही थी कि साइड लग जाए, उतना ही मैंने कई बार कहता हूं ना, नरेंद्र मोदी की किस्मत भी साथ देती। जितना उनको एजेंडाधारी या विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो साइडलाइन करने की कोशिश करती हैं, इतना ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो और लाइमलाइट में आ जाते हैं। अब ये योग डे का भी कार्यक्रम हुआ तो इस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और लोग जो है वो एक साथ योगा कर रहे थे। 135 देशों के लोगों ने एक साथ योगा किया, तो यहां पर अलग रिकॉर्ड बन गया, विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो वहां बात चल रही थी कि नरेंद्र मोदी का ये इवेंट हिट ना हो जाए, पॉपुलर ना हो जाए, दुनिया भर में चर्चा ना हो जाए, इसको साइड कर दो, और वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे पर न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, योग को लेकर, भारत का जो योगदान है योग को लेकर और किस तरह से योग दुनिया को एकीकृत कर सकता है, इसको लेकर मैसेज देते हैं। सबके बीच में बैठकर योगा करते हैं और फिर यहां से निकलते हैं। लेकिन ये जो पूरा माहौल था उनके साथ योग करने का, जो अंदर जिन लोगों ने योग किया वो आपको बेहतर बताएंगे। आप योग कर रही थी पीएम के साथ? हाँ जी, मैं पीएम के साथ 2014 से कर रही हूँ। अच्छा। अभी से नहीं, जब फर्स्ट टाइम यूएस आए थे तब से आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम एंड आई स्टार्ट योगा। तो लेकिन आज तो उनके सामने, उनके आसपास बैठकर योग पहली बार किया? हाँ, नहीं, दैट इज माय थर्ड टाइम। अच्छा, तीसरी बार? थर्ड टाइम। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो पीएम कह रहे थे योग को लेकर और अंदर माहौल था, आसपास जो कई अलग देशों के लोग थे, किस तरह का अनुभव था? Everyone is excited, so much excited that we wake up 4 o'clock to come here. 4 बजे से। आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया लगा। और यूएन के उसमें एक ओम की जो ध्वनि जो गूंजी है पीएम जी के साथ आने पर, और एक पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ आकर के जिस तरह से योग किया है, बड़े वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर on this yoga day. I am a yoga practitioner doing this, motivated by the Modi ji. हर कोई बड़ा एक्साइटेड है, बहुत खुश है 2-4 बातों को लेकर। एक की ओम की गूंज यहाँ विदेश में अमेरिका की धरती पर सुनाई दे रही है, इसकी खुशी है किसी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लेने की खुशी है किसी को इस बात की खुशी है कि भारत का योग जो है वो दुनिया को जोड़ रहा है, दुनिया का योग यानी एडिशन कर रहा है। ये बात भी कई लोगों को एक्साइट करती है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दुनिया को साथ लेकर जिस तरह से आज इंटरनेशनल योग डे पर ये कार्यक्रम कर रहे थे, दुनिया देख रही थी और ये समझ रही थी कि जितना जरूरी जीवन में सांसों को नियंत्रित करना है, अनुलोम विलोम है, उतना ही जरूरी इस वक्त दुनिया के लिए भारत को लेकर चलना और भारत के पीछे पीछे चलना जरूरी है। ये सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, सब एक्साइटेड हैं, सब खुश हैं, सबको लग रहा है भारत का नाम हो रहा है, सब लोग ये सोच रहे हैं भारत की चर्चा हो रही है, भारत 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 चल रहा है। नरेंद्र मोदी उसका एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन चर्चा भारत की चल रही है। लेकिन उसमें भी कांग्रेस पार्टी अलग जोन में चलती है बॉस, उनको अलग ही दिक्कत रहती है। उनकी दिक्कत बताऊंगा, उससे पहले जरा तस्वीरें आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा डे का कार्यक्रम खत्म करने के बाद अब न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जा रहे हैं और यहां से हमारी नवभारत की टीम भी अब पाठशाला खत्म करके वॉशिंगटन जाएगी। वहां से आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री का जो ये स्टेट विजिट है उसमें उनका राजकीय सम्मान होना है, 21 तोपों की सलामी मिलनी है, राजकीय भोज वहां पर होना है, जो बाइडेन से मुलाकात है, कमला हैरिस से मुलाकात है, जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात है, कई दूसरी मीटिंग्स हैं, इंडियन कम्युनिटी के साथ मीटिंग है। तो ये बहुत ही हैपनिंग अगले 2 दिन रहने वाले हैं। तो नवभारत पर आप देखते रहिएगा, पाठशाला देखते रहिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अब वॉशिंगटन के लिए रवाना हुआ है, पर प्रधानमंत्री तो आगे बढ़ गए, कांग्रेस वहीं अटकी हुई है, कांग्रेस का कांटा वहीं अटका हुआ है। वो उसी पे अटके पड़े हैं कि कैसे जिसमें देश की बात हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी को खींच कर लाओ और फिर नरेंद्र मोदी को जो है वो किसी तरीके से वो कर लो, नो इश्यूज। तो यहाँ पर
आपको बताता हूं कि आज जब ये योग डे का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की एंट्री करा दी। अब उनको हर चीज में जवाहरलाल नेहरू को लेकर आना, अगर जवाहरलाल नेहरू इतना योग को लेकर समर्पित थे तो भैया आप भी जो है पहले ही करा लेते योग दिवस का कार्यक्रम, आप भी देश में इसी तरीके से योग का कार्यक्रम कराते। वो कराया नहीं। आज क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एक तस्वीर पोस्ट की नेहरू जी के योग करते हुए और लिख रहे हैं कि विश्व योग दिवस के अवसर पर हम पंडित नेहरू को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहां तक कि योग को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा भी बनाया। हम सब मिलकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्राचीन कला और दर्शन की सराहना करें और इसे अपने जीवन में शामिल करें। मतलब हर चीज इस देश में नेहरू गांधी परिवार ने की है और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर इतना नेहरू जी करके गए थे तो इतने साल तक योग था कहाँ, आयुर्वेद था कहाँ, ये लोग पूछेंगे तो फिर जो है वो जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी वो करना है तो उन्होंने कर दिया। लेकिन इनके लिए दिक्कत है, जैसे नरेंद्र मोदी की किस्मत है कि भाई उनके खिलाफ कुछ माहौल बनाया जाता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि सब उनके फेवर में चला जाता है। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी का बैड लक ही खराब चल रहा है। वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरा, जवाब उनकी पार्टी के शशि थरूर ने दे दिया। शशि थरूर ने कहा कि वास्तव में हमें उन लोगों के प्रयासों को भी स्वीकार करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया। मतलब पुनर्जीवित का मतलब योग खत्म हो गया था, नरेंद्र मोदी ने आकर उसको जिंदा किया। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है। मैंने दशकों से यह तर्क दिया है कि योग दुनिया भर में हमारी सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब इसे मान्यता मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को एक कांग्रेसी ने ही जवाब दे दिया कि भैया ये इंडिया की पावर दिखा रहा है, इंडिया की ताकत दिखा रहा है और इसमें अच्छा लगना चाहिए। तो किसी और को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से योग की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बढ़ी है, पीएम की पहल के बाद बढ़ी है, मैं आपको कुछ आंकड़ों से समझाता हूं। देखिए, कहना आसान है कि नेहरू जी करते थे, नेहरू जी ने किया, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नेहरू जी को सारा क्रेडिट। लेकिन उसके बाद योग कहां था और 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योग को दुनिया में फैलाने का प्रयास किया, उसके बाद योग कहां है, मैं कुछ आंकड़ों से आपको बताता हूं। 2019 में जो योग से जुड़ा हुआ बाजार था वो इस पहल के बाद, पीएम मोदी की पहल के बाद बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। मात्र 5 साल के अंदर 3 लाख करोड़ का बाजार हो गया योग से जुड़ी हुई चीजों का, सामानों का और दूसरी चीजों का। 2027 तक अनुमान है कि यह बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार हो जाएगा। तो मतलब योग सिर्फ आपको जो है वो आत्मा से जुड़ने का, मन से जुड़ने का, अंतर्मन से जुड़ने का मौका नहीं दे रहा है, कईयों के लिए जिंदगी को चलाने का जरिया भी है। 2021 से 2027 के बीच योग मार्केट में सालाना 9.6% की रफ्तार, यानी मोटे तौर पे 10% की ग्रोथ हर साल होती जाएगी। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। इस वक्त दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोग रेगुलर योगा करते हैं। 2015 में यह आंकड़ा 20 करोड़ का था। मतलब जब नरेंद्र मोदी ने योग पर जोर देना शुरू किया उस वक्त 20 करोड़ लोग रेगुलर योगा करते थे। पिछले 8 साल में 10 करोड़ लोग और जुड़ गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। योग दिवस की वजह से भारत में हर साल योग से जुड़ी कंपनियों का मुनाफा 30 से 40% बढ़ जाता है। तो योग जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी एक नई जिंदगी देता है, ये भी समझना होगा। लेकिन ठीक है, किसी को कहना है, कुछ कहना है तो कहने के लिए वो कह रहे हैं। इसी तरह से कई और एजेंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाए जाते हैं। अब आपको याद होगा कि एक एजेंडा अभी ये हाल में चला कि नरेंद्र मोदी ट्विटर को बंद कर देना चाहते थे, नरेंद्र मोदी ट्विटर को पसंद नहीं करते थे। ये सारी चीजें चलनी शुरू हुई। वो जो अपना पुराना कौन था ट्विटर वाला भाई, जैक डॉर्सी, वो आ गया, अचानक कहने लगा कि हमको किसान आंदोलन के वक्त जो है वो दबा रहे थे, हमको जो है वो काम नहीं करने दे रहे थे। ये सब, अरे तुमको उस वक्त याद नहीं आया, अब तुमको ध्यान आ रहा है। ये सारे लोग जो है ना वो ऐसा ऐसा काम करते हैं कि खुद पकड़े जाते हैं। लेकिन खैर ठीक है, अब उन्होंने ये माहौल बनाया। अभी 10 दिन के अंदर जो है आप देखिए, वो ट्विटर वाले पुराने भैया जो हैं वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ट्विटर को पसंद नहीं करते। अभी यहाँ पे एलन मस्क मिल लिए और एलन मस्क ने मिलकर नरेंद्र मोदी को अपना फैन, नरेंद्र मोदी के फैन है ये बता दिया। अब ये कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। ट्विटर वाले नए भैया जो एलन मस्क हैं वो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं, और वो ये बताने लगे कि कैसे इंडिया में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। और आप सोचिए नरेंद्र मोदी की और इंडिया की पावर देखिए कि एलन मस्क नरेंद्र मोदी से मिलते हैं,
ये अभी पूरी घोषणा भी नहीं की, अभी कहे हैं कि इंडिया आएंगे और उनकी कंपनियों के शेयर जो हैं वो 5.5% के आसपास जंप कर गए, ऊपर चले गए। और 5.5% आप सुन रहे हैं, टेस्ला और इनकी जो कंपनी है एलन मस्क की, उसका 5.5% शेयर ऊपर जाने का मतलब करोड़ों अरबों रुपए का की आमदनी जो है, जो संपत्ति है, वो एलन मस्क की बढ़ गई सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलकर बाहर निकलकर ये बोलने से कि हम इंडिया जाएंगे, इतने में और वो बढ़ गया। लेकिन उन्होंने एजेंडा जो था जैक डॉर्सी वगैरह का वो ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप ट्विटर को अगर दुनिया के किसी भी देश में काम करना है तो वहां के नियम मानने होंगे, और यही सिंपल सी बात चल रही है। जैसे एक बार बीबीसी ने हंगामा किया, अभी पता चला कि टैक्स का चोरी का मामला था, अब ये लोग ट्विटर वाला कर रहे थे। एलन मस्क ने आके कहा कि इंडिया में काम कीजिएगा, कहीं काम कीजिएगा तो वहां के देश का मानिएगा ना भाई नियम, ये छोड़ दीजिए। सुनिए क्या बोले। He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. And so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. अब एलन मस्क जो है वो भी नरेंद्र मोदी का फैन हूं ये कह के चले गए। अब ये बताइए कितने लोगों के सीने पर जो है तलवार चल गई होगी कि एलन मस्क भी बोल रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं, कोई नरेंद्र मोदी को बॉस बता रहा है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा बॉस। इन लोगों को बोलने में तो ज्यादा वक्त लगता नहीं, 2 सेकंड में बोल के चले जाते। कितने लोगों की, कितने मोदी विरोधियों की, कितने भारत विरोधियों की, कितने घंटे की नींद उड़ जाती है, ये लोग सोचते नहीं, बोल के चले जाते हैं। लेकिन एलन मस्क ने यह भी कहा कि भारत में निवेश करने को लेकर उनका प्लान है, भारत में उन्हें असीम संभावनाएं दिखती हैं। अच्छा, एक बात आपने फोकस की, वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी का पूरा जोर था कि इंडिया में निवेश करो। यहां आए हुए हैं राजकीय सम्मान लेने के लिए, लेकिन यहां भी आके पूरा जोर दिए हुए हैं कि कैसे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जा सके। लेकिन जब मैं फैन होने की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एलन मस्क जो है वो नरेंद्र मोदी के फैन नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, अपने आप को उनका फैन बताते हैं। अच्छा, मैं उन पर आऊं उससे पहले एलन मस्क ने जो अपनी योजनाएं बताई भारत को लेकर, उन्होंने कहा कि जितना जल्दी संभव होगा वो टेस्ला को लेकर भारत आएंगे। वो जो टेस्ला कार चलती है, अभी मैं हांगकांग गया था तो चढ़ा टेस्ला कार में, अरे एकदम झकाझक गाड़ी है। अभी दिखाऊंगा, एक दिन आपको दिखाऊंगा, टेस्ला के अंदर बैठ के भी दिखाऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को भी भारत लाना चाहते हैं, ये इंटरनेट देने वाली स्टारलिंक कंपनी है। इसके बारे में भी मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ये यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के बड़े काम आ रही है कि कहीं भी इंटरनेट जो है वो ये सर्विस दे सकती है। तो वो कह रहे हैं वो इंडिया लेकर आएंगे, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में वो निवेश करेंगे इंडिया के अंदर, ये भी वो बात बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, स्टेशनरी, बैटरी पैक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब में निवेश करने के लिए भारत बेस्ट जगह है, ये एलन मस्क कह रहे हैं। अच्छा, एलन मस्क की बात की, बहुत सारे मशहूर अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, ये लोग भी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं वो आपको बताता हूं। जैसे बहुत मशहूर मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ निकोलस नसीम तालेब, उन्होंने प्रधानमंत्री के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ कर दी। अब यहां ये लोग कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कोविड मैनेज नहीं हुआ। वहां बड़ा गणितज्ञ कह रहा है कि भाई बहुत शानदार मैनेजमेंट किए मोदी जी कोविड का। कह रहे हैं कि कोविड के निपटने के तरीकों के लिए मैं भारत की तारीफ करता हूं, भारत ने इससे बहुत कुशलता से निपटा, विशेष तौर पर कोविड के दौरान खाना बांटने के मुद्दे पर। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी अरबपति और दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के फाउंडर हैं रे डालियो, उनसे मुलाकात की। डालियो साहब कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का टाइम है, ये भारत का टाइम है। सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी का टाइम है, ये भारत का टाइम है। भारत में अनेक संभावनाएं हैं और अब भारत के पास एक सुधारक नरेंद्र मोदी है जिनके पास बदलाव की क्षमता है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मोड़ पर हैं जिसमें बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। मतलब दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है भाई कि ये इंडिया का टाइम है।
वो गाना इंडिया के लिए पुराना हो गया कि अपना टाइम आएगा, या अपना टाइम आ गया है, ये इंडिया का नया गाना है जो चल रहा है। अच्छा, एक खगोल वैज्ञानिक है नील डेग्रास टायसन, उन्होंने भी मोदी जी की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है, और साइंटिफिक सोच वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। उन्होंने ये भी कह दिया कि कई विश्व नेताओं के लिए उनकी प्राथमिकताएं संतुलन से बाहर हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात की परवाह करते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। मतलब वो समाधान ढूंढने में विश्वास करते हैं। भारत जो हासिल कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कहने वाला मैं अकेला नहीं हूं। यानी दुनिया भारत 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 कर रही है, और भारत का विपक्ष मोदी 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 कर रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी को खींच के नीचे लाएगा। एक नोबेल विजेता है अर्थशास्त्री है पॉल रोमर, वो कह रहे हैं कि पहली बार साल 2013 में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस समय हम दोनों ने सफल शहरी विकास के महत्व और उन चीजों के बारे में बात की जो सरकार को वास्तव में शहरी विकास में मदद करने की आवश्यकता है। मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें इसी तरह से लागू करते हैं। वो ये समझते हैं कि शहरीकरण एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर। अब ये जो तारीफ करने वाले लोग हैं, इनको जो है ये समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, लेकिन अब इसको रोके कैसे? तो इसमें फिर एक नया एजेंडा घुसाया गया। एजेंडा ये है कि अमेरिका के बड़े बड़े लोग, एक्सपर्ट्स जब तारीफ कर रहे हैं तो वही एक पुराना नैरेटिव जो है वो फिर से घुसा दिया गया, और उसमें अमेरिका के कुछ सांसदों से एक चिट्ठी साइन करा के डाल दी गई कि भाई नरेंद्र मोदी को से जब जो बाइडेन मिले तो उनको जो है अल्पसंख्यकों को लेकर बात करनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। वही पुराना एजेंडा। बहुत समय अमेरिका में खड़ा हूं, कल मुझे एक इमाम साहब मिले थे, उनसे मैंने पूछा कि आपको यहाँ सड़क पर नमाज पढ़ने देते हैं? तो बोले नहीं, पढ़ने तो नहीं देते हैं, लेकिन कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो हम लोग परमिशन लेकर पढ़ते हैं। यहाँ ये अल्पसंख्यक का हाल है, और इंडिया में जहां जहां मन वहां हजारों मुसलमान भाई जो हैं वो सड़क छेकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहां अल्पसंख्यक दबाया जा रहा है। यहाँ एक आदमी सर तन से जुदा का नारा लगाता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में आप खुले में लगाते हैं, पर वहां अल्पसंख्यक जो है वो दिक्कत में। यहाँ कोई सड़क पर पत्थर मारता नहीं दिखेगा, वहां आपके यहाँ इलाके में घुस जाए पुलिस तो अभी हाल में वीडियो आया था, पत्थर पे पत्थर मार रहे थे, लेकिन मुसलमान और अल्पसंख्यक खतरे में। बॉस ये नैरेटिव जो है ना इतना पुराना हो गया है, इतना इसमें से एक्सपायरी डेट भी निकल गया, इसका एक्सपायरी डेट निकले हुए भी साल हो गया, लेकिन फिर भी ये लोग चलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग लोगों से बात की जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ इंडिया में मतलब मुसलमान होता है ना, लेकिन अल्पसंख्यक जैन भी हैं, अल्पसंख्यक सिख भी हैं। मैंने ऐसे लोगों से बात की नरेंद्र मोदी को लेकर और भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर। सुनिए वो क्या कह रहे थे। पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे भी नहीं थे कि मोदी विरोधी एजेंडा चलने लगा। इधर से कांग्रेस और उधर अमेरिका में एंटी इंडिया लॉबी, सब पीएम मोदी के ऐतिहासिक अमेरिका दौरे के खिलाफ माहौल बनाने लगे। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमेरिका के 75 सांसदों के साइन वाला एक लेटर ट्वीट किया और ये कहा कि भारत का मीडिया तो इस लेटर को दिखाएगा नहीं, लेकिन इस लेटर में जो लिखा है उसे पढ़ना चाहिए कि क्यों भारतीयों को चिंता होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के दावे से अलग इस लेटर को सब दिखा रहे हैं और कांग्रेस से यह भी पूछ रहे हैं कि इस लेटर में तो अमेरिका के उन लोगों के भी साइन हैं जिनका तो इतिहास ही भारत विरोध कर रहा है। फिर ऐसे भारत विरोधी लोगों की बातों को कांग्रेस के नेता क्यों महत्व दे रहे हैं? क्या मोदी विरोध में ऐसे लोगों का समर्थन किया जाने लगेगा जो खुले तौर पर भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं? जैसे अमेरिका के जिन 75 सांसदों ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बाइडेन को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात में उन मुद्दों पर भी बात करें जो भारत में चिंता का विषय है। उन सांसदों में एक नाम इल्हाना उमर का है, और अब ये इल्हाना उमर कौन है इसे भी अच्छे से जान लेना चाहिए। दुनिया में भारत के खिलाफ जो भी एजेंडा चलता है उसमें सबसे आगे इल्हाना उमर रहती है। ये अमेरिका की एक मुस्लिम सांसद हैं जिन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार है और भारत से बेहद नफरत। इल्हाना उमर अमेरिका में जितने भी एंटी इंडिया और पाकिस्तान समर्थित प्रदर्शन होते हैं उसे लीड करती हैं।
कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भी इल्हाना उमर ने अमेरिकी संसद को लेटर लिखा था कि भारत के इस कदम का विरोध करे। इल्हाना उमर पिछले साल पाकिस्तान भी गई थी और वहां उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, अपने एंटी इंडिया एजेंडे को बढ़ाने के लिए इल्हाना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी गई थी। भारत ने इल्हाना की इस यात्रा का विरोध किया था, इस पर भी बहुत विवाद हुआ था। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने भी इल्हाना उमर से किनारा कर लिया था और ये कह दिया था कि ये तो उनका निजी दौरा है। अब जिस सांसद के साथ खुद अमेरिकी सरकार खड़ी नहीं है, ऐसे लोगों के एजेंडे को कांग्रेस क्यों हवा दे रही है? लेकिन एक सिर्फ इल्हाना का नाम नहीं है, कांग्रेस जो लेटर निकाल कर लाई है उसमें एक और नाम क्रिस वैन होले का है। उनका भी एंटी इंडिया एजेंडे का इतिहास रहा है। क्रिस वैन कश्मीर में धारा 370 हटाने का खुलकर विरोध कर चुके हैं। 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति को लेटर लिख चुके हैं कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल देकर इसे रोके। इल्हाना की तरह क्रिस वैन का भी पाकिस्तान की तरफ काफी झुकाव है। क्रिस वैन तो पाकिस्तान में पैदा ही हुए हैं। 2019 में कश्मीर से 370 हटने के बाद क्रिस वैन कश्मीर जाने के लिए अड़ गए ताकि वो वहां जाकर भारत विरोधी माहौल बना सकें। लेकिन मोदी सरकार को भी क्रिस की भारत विरोधी प्रोफाइल के बारे में पहले से पता था, इसलिए क्रिस को हमने दूर से नमस्ते कर दिया। इसी लिस्ट में अगला नाम प्रमिला जयपाल है। इनके बारे में भी जान लीजिए। प्रमिला जयपाल भी एनआरसी, किसान आंदोलन और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के विरोध में कई बार लेटर लिख चुकी हैं। 2019 में इन्होंने यूएस की संसद में कश्मीर पर 370 हटाने के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव तक ला दिया था और ये मांग की थी कि अमेरिका को कश्मीर के मुद्दे पर दखल देना चाहिए। एंटी इंडिया लॉबी में अगला नाम अमेरिकी सांसद रिचर्ड डर्बिन का है। इनका भी इतिहास एंटी इंडिया कामों से भरा हुआ है। रिचर्ड डर्बिन भी सीएए, एनआरसी और किसान आंदोलन को लेकर भारत के विरोध में एजेंडा चला चुके हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड को लेकर भारतीयों की बढ़ती डिमांड पर भी रिचर्ड ने भारतीयों का मजाक उड़ाया था और उनका अपमान किया था। अब सोचिए, जिनके जहन में ही भारत के खिलाफ नफरत भरी हुई है, उन्हीं के लेटर को कांग्रेस चमका रही है। अब ये आपने देख लिया, आपको क्लियर बता दिया कि ये चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। बॉस, तुम चिट्ठी लिखोगे, यहाँ पाठशाला की टीम खोद के निकाल देती है कि तुम कहां से हो, क्या करते हो, पाताल से निकाल कर ले आते हैं भारत विरोधियों के का पूरा हिस्ट्री। सब समझ में आ गया ना कि कौन है ये लोग और क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ अमेरिका में बोलेंगे कि सड़क पर नमाज पढ़ने दो हजारों मुसलमानों को, बोल पाएंगे? ये है हिम्मत? और वहां तमाशा कर रहे हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है वो खतरे में है। नाटक करते हैं ये लोग। आपको ये रिपोर्ट दिखाई इसलिए कि आपको पता चले कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, ये इंडिया के खिलाफ जो है ये इनकी मुहिम है। कि उनको पता है कि जो बाइडेन से मिल रहे हैं, ये दोस्ती इतनी गहरी हो रही है, बाप रे बाप, ये तो अब पीछे खींचना इंडिया को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सब तमाशा हो रहा है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि जो अल्पसंख्यकों को दबाने की बात होती है, यहाँ अमेरिका के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मैंने बात की है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फिर एक बड़ी विशेष रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे आपको भारत का सेक्युलरिज्म और अमेरिका का सेक्युलरिज्म समझ में आएगा। पहले धर्मगुरुओं को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं और उनके दौरे को लेकर, उस दौरे पर क्या क्या होगा, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। लेकिन आज आपको एक बड़ी अनोखी चीज दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका की धरती पर होने के साथ साथ हम यहां खड़े हैं जहां कभी 9/11 का अटैक हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग धर्म के और खासकर माइनॉरिटीज के बहुत सारे लोग नजर आएंगे। आपको साधु संत नजर आ रहे हैं, सिख समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं, इमाम नजर आ रहे हैं, लोकेश जी हैं, जैन मुनि हैं, वो मौजूद हैं, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं और सारे धर्म से, संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं। जब माइनॉरिटीज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी संस्था काम कर रही है और एक नैरेटिव ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माइनॉरिटीज अटैक में, मतलब उनको दबाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। क्या अमेरिका में जो माइनॉरिटीज हैं या जो लोग हैं माइनॉरिटी के, उनको ऐसा लगता है? देखिए, आपके सामने सभी धर्मों के जो मेन गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, लीडर हैं माइनॉरिटीज के, वो खड़े हैं। यहाँ पे मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्धी हैं, जैनी हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। हम यहाँ पे अमेरिका की धरती पे 9/11 जहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ आके हमने ट्रिब्यूट भी किया है। टेररिज्म के खिलाफ जो मोदी जी की एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, वो दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पलरी है। और हम सारे धर्म मिलके, सारी माइनॉरिटी मिलके यहाँ पे दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सारी माइनॉरिटी जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं
और नरेंद्र मोदी जी एक सेकुलर लीडर हैं। सिर्फ भारत की बढ़ती हुई गरिमा को देखते हुए, भारत की तरक्की को देखते हुए कुछ ताकतें हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को सेक्युलर बता रहे हैं। लोकेश जी, सेक्युलरिज्म की परिभाषा भारत में, माइनॉरिटी शब्द की परिभाषा भारत में एक धर्म विशेष से जुड़ी रही है। उसकी आप बात करते हैं तो आप सेक्युलर हैं, और इमाम साहब हैं वो भी उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप चूंकि अमेरिका बहुत घूमते हैं और जाते हैं, यहाँ पर लोगों का ये सेंटिमेंट है कि भारत में कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सेक्युलर है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये निर्विवाद तथ्य है कि भारत में इस समय जो सरकार है उसका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं समझता हूँ भारत में माइनॉरिटी जितने सुखी हैं और जितने सुरक्षित हैं, दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है। हालांकि श्रीमान भाई 140 करोड़ की आबादी है, मैं नहीं कह सकता 2-4 छुटपुट घटनाओं को आधार बना करके देश को बदनाम किया अगर जाता है तो वो सरासर गलत है, और आज हम सब एक साथ खड़े हैं। अमेरिका में जो इस वक्त इंडिया की रेपुटेशन है, ऐसी जब से इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई कभी ऐसी रेपुटेशन नहीं थी। मैं आपको एकदम जैसे वो मोदी ने ट्रस्ट इंडेक्स पर इतना हाई हो गए हैं, कहते हैं कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल लीडर्स इज नरेंद्र मोदी। उनको मालूम है कि ये आदमी करप्ट नहीं कर सकते। जो ये यूज टू थे ना मीडिया वाले, खास करके इंग्लैंड से या कहां से, कि वो डिवाइड एंड रूल वाली चीज, वो मोदी जी के साथ चलने वाली नहीं है। उसका बहुत असर पड़ गया है। इस वक्त मोदी जी हैं जो बाइडेन को कल इलेक्शन कराना है अगले साल। मोदी जी आप आइए ताकि इंडियन कम्युनिटी के मेरे को वोट मिल जाए। ये चीज ट्रम्प साहब को चाहिए था। हाँ, और दर्शन सिंह जी हैं, ये इन्होंने कितना काम किया है सिख कम्युनिटी के लिए। सिख कम्युनिटी के पिछले साल से जो फार्मर्स वगैरह सब इन्होंने कितना किया है। मोदी जी क्यों ट्रस्ट करते हैं इनको? क्योंकि इनको पता है कि ये जोड़ने वाले हैं, डिवाइड करने वाले नहीं है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पूरी कम्युनिटीज में हिंदुस्तान के जो जितने धर्म हैं सबको इकट्ठे करने वाले चाहिए। जो आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, वो परसेप्शन है कि भाई नरेंद्र मोदी भारत को आगे ले जा रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी अमेरिका में कुछ दिन पहले भारत के एक नेता आते हैं, या और भी जगहों पर भारत में भी ये बात होती है कि नरेंद्र मोदी डिवाइड कर रहा है। यहाँ आप लोगों का परसेप्शन क्या है? मोदी डिवाइड कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं? मोदी सभी को जोड़ रहा है। आज आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए हैं और सभी का एक दूसरे से प्यार है। ये मोदी जी की मेहरबानी है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसके लिए हम जहाँ आए हैं, वी आर ऑल हियर टू कंडेम टेररिज्म। आपको लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा आ पाएंगे? ये कुछ सोचने करने की बात है। नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो ये हर कोई कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को दबाने का कोई सवाल नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की बात है। लेकिन भारत में एक हिंदूवादी सरकार आ गई है, एक हिंदू नेता आ गया है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ये तमाशा जो है ना वो चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। सेक्युलरिज्म के नाम पे जो ये तमाशा चलता है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको पता चलेगा। बॉस, हम जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अमेरिका में खड़ा हूं जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और अमेरिका को लोग कहते हैं कि बहुत सेक्युलर है। ठीक है, सेक्युलर होगा, लेकिन मैं आपको, हमने जिस होटल में हम न्यूयॉर्क में रुके थे, वहां मैं क्या देखता हूं पता है आपको? होटल में गया, सब वैसे ही चीज है। वहां पर बेड लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, सोफा लगा हुआ है, बाथरूम में सब कुछ वैसे ही है जैसे इंडिया के होटल में होगा। लेकिन ड्रॉर खोलता हूं, उसमें क्या मिलता है बॉस आपको पता है? उसमें एक बाइबल मिलती है। इंडिया के किसी होटल में आपने, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, आपने कभी देखा है वहां पर कोई भागवत गीता रखी हो, कोई रामचरितमानस रखा हुआ हो? अगर ये हो जाए तो जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सोचिए वो तो बन कर ही देंगे, साबित कर देंगे कि बन गया। लेकिन यहां पर रखा हुआ है, उस मेज के अंदर, उस दराज के अंदर बाइबल रखी हुई है। किसी और धर्म का कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछने वाला, कोई नहीं कहने वाला कि भाई ये तो देखिए, ये तो बड़े कम्युनल लोग हैं, बाइबल रख दी और कुछ नहीं रखा। देखिए उस होटल से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जैसे ही मैंने इस ड्रॉअर को खोला, और शुरू में आप देखेंगे तो खाली दराज नजर आती है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए एक होली बाइबल रखी हुई है। यानी यहां पर ये बाइबल रखी हुई मिली,
इस ड्रॉर के अंदर मुझे, और बाकी सारे ड्रॉर अगर आप देखेंगे ये सारे ड्रॉर्स खाली हैं, इसमें और किसी में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक ड्रॉर में शुरू में ही मुझे ये होली बाइबल मिली, पवित्र बाइबल मिली। और इसको अगर आप देखें तो इसमें जो बाइबल है, इसमें कोई भी आएगा तो वो जो पढ़ना चाहे क्रिश्चियनिटी के बारे में, बाइबल को पढ़ना चाहे, वो सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं और एक सामान्य बाइबल जैसी होती है वैसे ही। अब मुझे ये चीज शॉकिंग इसलिए लगी कि हिंदुस्तान के किसी भी होटल में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको कभी किसी होटल के अंदर 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी होटल के अंदर कहीं पर गीता रखी हुई मिलती है क्या? कहीं रामचरितमानस रखा हुआ मिलता है क्या? लेकिन आप जब अमेरिका में आते हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर होली बाइबल आपको रखी हुई मिलती है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं और मेरे लिए इस किताब को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं, मैं बाइबल क्या पढ़ूंगा। लेकिन जो लोग भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनके लिए किताब है, या जो पढ़ना चाहे उनके लिए, मैं भी अगर समय रहे तो पढ़ लूं, वो कर सकता हूं। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए 80 करोड़ आबादी है हिंदुओं की, लेकिन कहीं आपको जो है वो रामचरितमानस या दूसरी ऐसी किताब नहीं मिलती, गीता नहीं मिलती। वहां तो हिंदुओं की, सनातन की बात करने वाले गीता प्रेस को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, उससे भी लोगों का विरोध हो जाता है। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है ठीक है, आप अपने धर्म के प्रति सजग हैं, आप चाहते हैं कि जो बाइबल पढ़े उसको कोई दिक्कत ना आए, उसे ढूंढनी ना पड़े बाइबल, आपने ये प्रोवाइड कराया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में क्या ये होता तो हिंदुस्तान को सेक्युलर रहने दिया जाता अगर वहां पर गीता मिल जाती, बाइबल मिल जाए, कुरान मिल जाए तो अब भी सेक्युलरिज्म बचा रहता। लेकिन अगर गीता एक्सप्रेस की कोई किताब या रामचरितमानस या गीता मिल जाती है तो क्या हिंदुस्तान को ये लोग सेक्युलर मानते, रहने देते? हंगामा हो जाता। आप खुद पूछते, 80 करोड़ हिंदुओं में से एक बड़ी आबादी ये पूछती कि भाई होटल के कमरे में गीता का क्या काम, भगवत गीता का या रामचरितमानस का क्या काम? क्योंकि सालों से हमारे दिमाग में सेक्युलरिज्म के नाम पर यह भर दिया गया है कि हिंदुओं की बात करना, हिंदुत्व की बात करना आपको कम्युनल बनाता है। आप जैसे ही ऐसी बात करेंगे, अगर कोई भगवत गीता, कोई रामचरितमानस होटल के कमरे में देख लेंगे, आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक फिट किया गया है कि आपको ये सोचना है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां होली बाइबल रखी हुई है तो कोई हंगामा नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं करता। सामान्य सी बात है कि आप होटल में चले जाइए, लोगों ने बताया कई। ये रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको नैरेटिव किस तरह से सेट होता है उसका अंदाजा लगे कि आप देखिए किस तरह से भारत का को लेकर नैरेटिव सेट किया गया कि यहां हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करने वाली सरकार। लेकिन यहां बाइबल मिल जाए होटल के कमरे में रखी हुई तो कोई तमाशा नहीं। लेकिन वहां 100 करोड़ हिंदुओं के देश में भी एक भागवत गीता, एक रामचरितमानस किसी होटल में नहीं मिलती। सड़क पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, फिर भी अल्पसंख्यक खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनता है। जब नैरेटिव की बात कर रहा हूं तो आपको एक और नैरेटिव की तस्वीर दिखाता हूं। अमेरिका के अंदर आप वहां हिंदुस्तान में रहकर क्या सोचते होंगे कि यहां कोई गरीब होता होगा बॉस, यहां तो लोग ऐसे नोट, ऐसे पॉकेट झाड़ते होंगे और डॉलर गिरता होगा। क्योंकि इतने सालों में नैरेटिव ये सेट किया गया कि भारत गरीब है, भारत सोने की चिड़िया से गरीब बनाकर ही दिखाया गया। उसके बाद ये आते थे, फिल्में बनाते थे, स्लम डॉग मिलियनेयर, वो चौल दिखाएंगे, गरीब बच्चे को मां गोद में लेकर खड़ी है, उसकी नाक बह रही है बच्चे की, वो फोटो खींच के ले जाएंगे। वो पुअर कंट्री इंडिया, यही बेचते हैं ना इतने साल से ये लोग कि इंडिया गरीब है, इंडिया गरीब। और अमेरिका, अरे बाप रे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बसें, बड़ी टेक्नोलॉजी, शानदार अमेरिका जो है वो बहुत शानदार। मैं आपको अमेरिका की गरीबी दिखाता हूं बॉस, आपको पता चलेगा कि आज ये अमेरिका किस हालत में खड़ा है। और ये जो खड़े लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं, ये किसी फिल्म स्टार का ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं खड़े हैं, किसी कार्यक्रम में जाने के लिए नहीं खड़े हैं। ये सब गरीब लोग हैं। और सिर्फ गरीब लोग नहीं है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक घर में रहते हैं, लेकिन आज की डेट में उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। भाई ये अमेरिका की हालत है।
जिस वक्त हिंदुस्तान में गरीब को अपना पक्का घर मिल रहा है, वहां इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनको रात में कहीं पे शेल्टर होम में जाकर रहना पड़ता है। जिस वक्त हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है 2 साल से, वहां इनको लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ रहा है कि कोई तो आए, कोई तो खाना खिला के चला जाए। ये इनकी गरीबी है, ये इनकी हालत है। और ये कभी आपको दिखाया गया? नहीं दिखाया जाएगा। आपको तो ऐसे बताया जाएगा जैसे सारी गरीबी इंडिया के अंदर है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं वहां से, उसको देखे फिर बताऊंगा कि जब इनकी गरीबी दिखाने लगा तब क्या हुआ, तब आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। पहले वहां से एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच कैसे अमेरिका इस वक्त भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है और क्यों देख रहा है, इसको समझाने के प्रयास को लेकर मैं आपको आज एक अमेरिका की तस्वीर दिखाता हूं। दुनिया भर में ये अमेरिका, ब्रिटेन के लोग आकर भारत की गरीबी दिखाते हैं, ऐसा लगता है भारत में गरीबी के अलावा कुछ है ही नहीं। आज मैं आपको अमेरिका की गरीबी दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में सब डॉलर नहीं छापते। आप तस्वीर देखिए, एक तरफ देखिए ये जो आपको काली इमारत दिख रही है, ये वो होटल है जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं और उनका राजकीय सम्मान जो है वो होना है वॉशिंगटन डीसी में। मतलब उनके रुकने की व्यवस्था इस शानदार होटल में, इस हाई या पॉश इलाके में की गई है। बीच में सड़क है, उसके चारों तरफ आप देखिएगा बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाह यार क्या जिंदगी है अमेरिका में, सब खुश हैं, सब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, यहां तो कोई गरीब हो ही नहीं सकता, जेब खोलते होंगे और लोग डॉलर निकालते होंगे। लेकिन आप आयरनी देखिए कि इसी तरफ रोड के दूसरी तरफ आपको एक लाइन नजर आएगी जहां पर गरीब लोग अमेरिका के लाइन लगाकर खड़े हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि वहां एक आदमी जो खड़ा है वो उनको खाना खिलाएगा। ये अमेरिका की गरीबी जो दिखाई नहीं जाती कई बार, वो आपको देखनी चाहिए। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। ये वो गरीब लोग हैं जो कि लगातार ये सोचते हैं कि कोई तो उनको खाना दे दे, तो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं कि कोई हमको खाना दे दे। ये अमेरिका का वो पहलू। और यहां पर जो व्यक्ति इन्हें खाना खिला रहा था, हमने उससे भी बात की, हमने उससे भी पूछा कि ये क्या चल रहा है। उसने ये बताया कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इस वक्त इस बुरे हाल से गुजर रहे हैं जहां पर आपको नजर आएगा कि लोगों के पास घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास घर है तो खाने के लिए पैसा नहीं है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि भयंकर महंगाई अमेरिका के अंदर आ गई है, इस वजह से ये हालात बने हैं। अब आप सोचिए इन तस्वीरों को देखकर कि ये तस्वीरें आप तक पहले क्यों नहीं पहुंची, क्यों किसी सुशांत सिन्हा को किसी पाठशाला को अमेरिका आने पर ये दिख गया और उसने सोचा कि दिखाएं भारत के लोगों को भी भाई कि हम गरीब नहीं है अकेले, दुनिया का ये हाल। और हम तो आज की डेट में बेहतर स्थिति में, वहां तो जिनके पास अपना घर है उनके पास भी खाने को नहीं, वो लाइन में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं देखा, बच्चे लेके लाइन में लगी हुई थी कि कोई खाना दे दे। लेकिन आप स्थिति देखिए, इन लोगों को इतना बॉस बन के रहने की आदत रही है कि जब बातचीत कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा तो हमसे लड़ाई पर आ गए, मारपीट करने का प्रयास करने लगे, बोले नहीं दिखाओ हमारी गरीबी। मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका की सच्चाई, कैसे अमेरिका के लोग अपनी गरीबी छुपाते हैं। भारत आकर गरीबों की फोटो खींचने वाले खुद अपनी गरीबी की फोटो नहीं खींचने देते। देखिए Do the thing, right? You still gonna, all right, come on. I'm gonna walk with you. Come on. There's actually people that want to be filmed, but you still trying to be on these people. That's what don't make no sense. I gotta be, you gotta be a little more polite, be a little more considerate. You're in a professional field. We could do good, right? You still gonna do the thing, right? You still gonna, all right, come on. I'm gonna walk with you. Come on. There's actually people that want to be filmed, but you still trying to be on these people. That's what don't make no sense. I gotta be, you gotta be a little more polite, be a little more considerate. You're in a professional. ये देख रहे हैं, ये सहिष्णु अमेरिका की सच्चाई है कि उनकी गरीबी दिखाने लग जाओ। और उसमें हमने कुछ कहा नहीं, हमने सिर्फ इतना दिखाया कि देखो ये गरीब लोग जो हैं वो खाने के लिए भी मोहताज हैं और यहाँ पर खड़े हैं। तो धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज हो गई। जो बीप सुन रहे हैं वहां गाली गलौज चल रही थी। और रिकॉर्ड मत करो, साथ में छोड़कर आएंगे, कहीं रिकॉर्ड न कर लो।
ये वहां की स्थिति है। पर हम तो वैसे ही जिद्दी आदमी हैं, दिखाना है तो दिखाना है, दिखा भी दिया हमने। लेकिन आप सोचिए, ये बातें आपको इसलिए दिखाता हूं कि आपको पता चले कि नैरेटिव दुनिया में कैसे बनाएगा। भारत गरीब, अमेरिका जो है वो राजा। लेकिन आज आप कितनी भी ये सच्चाई छुपा लें कि अमेरिका गरीब हो चुका है, अमेरिका में कर्जा बढ़ गया है, अमेरिका में लोगों के जो बैंक में पैसे थे वो डूब गए हैं, और भारत जो है वो बेहतर अर्थव्यवस्था के तौर पर चमक रहा है। ये सच कोई छुपा नहीं सकता। ये सब देखिएगा तभी समझ पाइएगा, और गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं। न्यूयॉर्क से पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन अब हम जा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी, और कल भी पाठशाला आपके लिए वॉशिंगटन से लेकर आएंगे, व्हाइट हाउस के बाहर से। नमस्कार।